Today I will start with the quick reason or within a short duration the revision regarding the science subject for class 10th and this syllabus is common for all the boards either state board or the CBSE board और आज का जो हमारा चैप्टर है ये टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द क्लास 10th और जो नेम है चैप्टर का बेटे दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज जो हम बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो है वो बच्चों के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो उसके लिए जो मेरा लक्ष्य है वो यही है कि हम फटाफट से बच्चों को जो है वो एक बार क्विक रिवीजन जो है वो सभी चैप्टर्स की एक बार करवा दें। तो आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं बेटे वो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट that it has many important properties. So it is used by all the living organisms because many things we get from this element. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी कार्बन की दैट इट हैज टेट्रावैलेंसी। ये टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी को शो करता है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है कैटिनेशन की। Catenation means the self-linking property of the carbon, of the atoms of the same element, that they are linked together by a covalent bond, and after that it forms either straight chain, branching chain or various types की chains को जो वो बनाता है। So that type of property is known as catenation। और एक important property और जो है कार्बन की that is tetravalency। Carbon shows the property of the tetravalency, that means it has 4 valence electrons in its valence शेल। तो कार्बन जो है बेटे अब periodic टेबल में हमारे पास नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स है एंड आउट ऑफ दीज आर कैटेगराइज्ड टू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेजोरिटी जो है उसमें हमारे पास वो है मेटल्स की, रेस्ट जो बच जाते हैं वो नॉन मेटल्स है और काफी लो कैटेगरी में जो है वो हमारे पास मेटलॉइड्स है। तो उनमें से जो हमारा कार्बन है इसका जो एटॉमिक नंबर है periodic टेबल में दैट इट हैज एटॉमिक नंबर 6। इसका जो एटॉमिक नंबर है बेटे वो कितना है 6 है। चैप्टर का नाम था बेटे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज बेटा एटॉमिक नंबर इज 6 एंड द मास नंबर ऑफ या एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है एंड द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज, एटॉमिक मास जो रहेगा बेटे हमारे पास कार्बन का वो रहेगा 12। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन। ये कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है। अब उसके बाद हमारा आता है कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटे हमारे पास कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन वो कितने हैं बेटे 6 एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी बेटे वो 6 है 1s2 2s2 2p4। दैट मीन्स 2 और सॉरी 2 आएगा बेटे यहां पर, नॉट 1s2 2s2 2p2 2 और 4। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। ये लिख दिए बेटे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल C। इसको सिंबल C के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल C। It is represented by the symbol C। उसके बाद हम देखेंगे बेटे bonding in carbon compounds, how the bonding that is to be take place in the carbon compounds। That means there are some atoms of the same element that are there combined with each other with the help of some bonds, either these are the covalent bonds or the ionic bonds। उनकी हेल्प से ये कंबाइन करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि बॉन्डिंग जो है वो कार्बन कंपाउंड्स में कैसे एग्जिस्ट करती है, हाउ द बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले तो हमारा ये है बेटे कि जो प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड की वो ये है कि
कार्बन जो है इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन जो है वो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। एंड दीज कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके मेल्टिंग पॉइंट्स भी और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, लो होते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सम कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें कि हमने देखा कि दो प्रॉपर्टीज देखी हमने, एक ये देखी कि कार्बन इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा ये कि जो कार्बन कंपाउंड्स है दीज हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स। सो दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट, व्हाटएवर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए देयर आर सम इंपॉर्टेंट terms and conditions, some conditions that are necessary for the formation of the covalent bond. तो बेटा इसमें कुछ हमारी important conditions हैं that are necessary for the formation of the covalent bond। तो सबसे पहली condition जो है वो हमारी है कि जो combining है, the combining atoms they must have non-metallic character। जो भी हमारा combining atom होगा वो combining atom जो होगा that atoms is of non-metallic character, उसका जो character होगा बेटे वो कैसा होगा, non-metallic character रहेगा। तो कैसा करेक्टर होगा बेटे, नॉन मेटेलिक करेक्टर रहेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि जो भी कंबाइनिंग एटम उसके साथ रहेगा उसकी नेचर जो होगी दैट इज कैसे रहेगी बेटे, नॉन मेटेलिक करेक्टर की। उसके में जो कंबाइनिंग एटम्स होंगे दे कंटेन 1 to 7, जो कंबाइनिंग एटम्स रहेंगे दे कंटेन 1 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस सेल्स। उनके जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो भी कंबाइनिंग एटम होगा, रिस्पेक्टिव कंबाइनिंग एटम होगा, उसका जो मेन क्राइटेरिया होगा वो कंटेन करेगा 1 से लेके 7 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, 1 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल्स। तो ये दूसरी नेसेसरी कंडीशन हो गई हमारी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमारे जो कंबाइनिंग एटम्स रहेंगे, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी तो उसमें जो हमारा कंबाइनिंग एटम होगा, द कंबाइनिंग एटम्स मस्ट हैव 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, क्योंकि जो भी कंबाइनिंग एटम होगा उस कंबाइनिंग एटम की हेल्प से जो होगा उसका ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो जो कंबाइनिंग एटम होगा उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको जो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटे वो रहेंगे 1 2 3 4। These are the electrons to complete their octet। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उनको इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और जिनका नंबर जो है दैट इज 1 2 3 4। हाइड्रोजन जो है इट हैज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता कि हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पर रखा जाता है और उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ऑटोमेटिकली जब उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। तो हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्टिल इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। जब वो अपने कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है तो उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल बेटे जैसे यहां पर हम बनाते हैं, ये आगे बेटे दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अगेन हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटे वो कितना है, 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। तो इस तरह से बेटे आपका जो है ये बनेगा शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। अगली जो प्रॉपर्टी है बेटे वो ये कि आफ्टर शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच कंबाइनिंग एटम मस्ट अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब वो क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है इसका वो ये कि जब एटम्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम आपस में क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, तो ये जो कंबाइनिंग एटम्स होंगे बेटे, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं इसमें ये कंबाइनिंग एटम्स क्या करेंगे, शुड अटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जैसे हाइड्रोजन का अगर एक हमारा एटम हाइड्रोजन का दूसरा भी एटम का है तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होगी वो सेम होगी, मस्ट अटेन द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू फॉर्म अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर्ड। तो ये नेक्स्ट हमारी नेसेसरी कंडीशन होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं बेटे, और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऑक्टेट जब उनका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद दे मस्ट नीड अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल हो जाती है दैट मींस वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होती है वो किसके नियरेस्ट होती है, दैट इज नियरेस्ट टू द नोबल गैस, इट इज नियरेस्ट टू द नोबल गैस। After attaining the stable electronic configuration को वो attain करने के बाद each atom combine और each atom should have attained the stable electronic configuration to the nearest noble gas। तो ये बेटे हमारी necessary conditions हो गई for the formation of the covalent bond। और एक और इसमें important जो हमारा रूल आता है, that rule is known as octet rule।
उस रूल को हम क्या कहते हैं बेटे, ऑक्टेट रूल. So what do you mean by the octet rule? So beta, the octet rule states that elements tends to combine in such a way that each atom has 8 electrons in its valence shell. Octet rule ये कहता है कि जब भी हम क्या करते हैं, एलिमेंट जो है वो क्या करता है, टेंड्स टू कंबाइन, मतलब कोई एलिमेंट है जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद वो क्या करता है, टेंड्स टू अटेन मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. ये ऑक्टेट रूल कहता है कि जब भी एटम आपस में कोई कंबाइन करेगा तो कंबाइन करने के बाद वो जो अटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, दैट इज टू बी नियरेस्ट टू द नोबल गैस. और ये जो है बेटे हमारा क्या है, ऑक्टेट रूल, मतलब उसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है मिनिमम उसकी वैलेंस शेल में होने चाहिए. वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होंगे तभी वो ऑक्टेट रूल जो होगा वो कंप्लीट होगा. सो दिस इज ऑक्टेट रूल, जिसमें कि हमने ये कह दिया है कि combine the atoms to attain minimum 8 valence electrons in its valence shell. अब उसके बाद है बेटे हमारे की कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है. कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो ये होता है कि हमारे जो एटम्स है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, ठीक है, वो इंटरलिंक्ड करते हैं एक दूसरे के साथ. एटम जो वो सेम एलिमेंट्स के जब वो आपस में इंटरलिंक्ड करेंगे तो इंटरलिंक्ड करने के बाद वो क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन कर जाते हैं. और ज्वाइन करने के बाद वो इधर या तो स्ट्रेट चेन को बनाएंगे या फिर ब्रांचिंग चेन को बनाएंगे. सो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब इसमें कॉमन एग्जांपल एक हम ले लेते हैं बेटे किस चीज की, कोवलेंट एटम का को ले लेते हैं. उसमें एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन की. सपोज दिस इज योर मीथेन, ये आपका मीथेन आ गया. हियर दिस इज हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, एंड दिस इज अगेन हाइड्रोजन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल. तो नॉन मेटल्स जो है यूजुअली फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स. जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो, जो नॉन मेटल्स होंगे वो हमारे क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स को बनाते हैं अमंग देमसेल्व्स. अपने आप में ही नॉन मेटल जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स को बनाते हैं. वो जो एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट्स होते हैं, पर ये होते हैं नॉन मेटल. जब ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो कंबाइन करने के बाद ये क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स को बनाएंगे. इसमें कॉमन एग्जांपल हमारी आ जाती है कोवलेंट बॉन्ड्स की. एक है आपकी कार्बन, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा है फॉस्फोरस. So these are the two common examples of the non-metals. अब कोवलेंट कंपाउंड होते हैं बेटे, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. नॉन मेटल्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स. अब क्यों होते हैं लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स में आर वीकर देन द आयनिक कंपाउंड्स. इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं, क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है या फिर कोएसिव फोर्सेज जो है कोवलेंट बॉन्ड्स के, दे आर weaker as compared to the ionic compounds. That's why covalent compounds always low melting and low boiling points. Next है बेटे अब हमारा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है. What do you mean by the लुईस डॉट स्ट्रक्चर and electron dot structure? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स. जैसे कि अभी हमने कोवलेंट बॉन्ड्स में देखा, आयनिक बॉन्ड्स में देखा, सेम वैसे ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी हम क्या करेंगे, हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आइदर बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और डॉट्स सराउंडिंग इन एन एटम. सो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर. इसमें कि हम क्या करेंगे, हम शेयरिंग करेंगे किस चीज की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की या फिर डॉट्स की सराउंडिंग द एटम. दिस इज नोन एज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. अब वन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एज 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड जो होता है, सपोज दिस इज अ बॉन्ड, एक बॉन्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को. वन बॉन्ड रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. तो सपोज करो हम पहले लेते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. तो अब उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स. 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको शेयर किया जाएगा, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल बेटा, दिस इज हाइड्रोजन. अब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होंगे इसको शेयर करेंगे, ठीक है, इट इज टू बी शेयर्ड बाय
तो इसमें इसकी जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो रहेगी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। दूसरा है इलेक्ट्रॉन शेयर्स वन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टू इलेक्ट्रॉन्स जो है, these are the two electrons and these are the two electrons and these two electrons are to be shared one bonded electron pair। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमारा क्या आता है बेटे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। one is the single covalent bond and the second one is the double covalent bond। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है बेटे वो क्या करेगा, अब हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में तो देख लिया कि एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो था वो शेयरिंग करता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है, डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां पर डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में दो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो दैट इज नोन एज डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल बेटे हम यहां एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज की, नेक्स्ट ऑक्सीजन की ले लेते हैं हम, ठीक है। दिस इज ऑक्सीजन। पहले तो हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है बेटे दैट इज 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी 1s2 2s2 2p4 2 6। अब दैट मींस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं वो है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, तो कितने आएंगे बेटे 4, 2 यहां पर शेयर होंगे, 2 ठीक है बेटे। सो यहां जो बॉन्ड बनेगा दैट इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। So this is the double bond. That means a covalent bond is formed by the two electrons या two sharing pair of electrons between the two atoms. Next आता है बेटे हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अकरेंस, कहाँ कहाँ कार्बन पाया जाता है, कार्बन की जो अकरेंस है वो कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको। तो दो स्टेट्स में हमारा एग्जिस्ट करता है कार्बन, वन इज द फ्री स्टेट एंड द सेकेंड वन इज द कंबाइंड स्टेट। एक तो हमें ये फ्री स्टेट में मिलेगा एंड द सेकेंड वन इज द कंबाइंड स्टेट। सेकेंड जो स्टेट है हमारी वो है हमारी कंबाइंड स्टेट। दैट मींस दीज आर द टू स्टेट्स ऑफ द कार्बन वेयर इट एग्जिस्ट। फ्री स्टेट में भी पाया जाएगा और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाएगा। अब जो हमारी फ्री स्टेट्स है बेटे, फ्री स्टेट्स में हमें क्या क्या मिलता है, फ्री स्टेट्स में कौन कौन एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है डायमंड, ग्रेफाइट और उसके बाद है हमारा फुलरेंस। और जो हमारा बेटे कंबाइंड स्टेट है, कंबाइंड स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है हमारा वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी कंबाइंड स्टेट में है, ठीक है। कार्बोनेट्स है, दे आल्सो एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट, कार्बोनेट्स। उसके बाद हमारे हैं फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोक, चारकोल, ठीक है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ऑल दीज एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सच एज ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पेट्रोलियम, वुड, कॉटन, ऑल दीज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद बेटे सिंगल बॉन्ड हो गया था हमारा, डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद हम आते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को। पर उससे पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि अकरेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड कहां कहां पाया जाता है, दो स्टेट्स में पाया जाता है, फ्री स्टेट में है और कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में आपको बता दिया कि डायमंड, ग्रेफाइट या फुलरेंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कंबाइंड स्टेट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सच एज लाइमस्टोन्स है, आपके मार्बल है, चॉक है, इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। फॉसिल फ्यूल्स जो है वहां पर लाइक पेट्रोलियम है, कोक है, नेचुरल गैस है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा।
और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सच एज कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वुड है, कॉटन है, इन सब फॉर्म्स में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड के बाद हमारा तीसरा जो कोवलेंट बॉन्ड मेजर आता है दैट इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। और इसमें हम कॉमन एग्जांपल एक लेंगे बेटे इसका, नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक रहेगा वो रहेगा 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2, 2s2 और 2p3, 2 और 5। ठीक है बेटे। टू एंड 5। अब उसके बाद बेटे अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस तरह से बनेगा नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर? नाइट्रोजन, दिस इज अगेन नाइट्रोजन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इसके? 5 है इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो देखो यहां पर ये बन गया बेटे। तो अगर हम इसकी शेयरिंग करेंगे तो कैसे बनेगी? N ट्रिपल बॉन्ड N, सो दिस इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रहेगा बेटे। अब नेक्स्ट आगे हम आते हैं बेटे कि आपके जो मेन है एलोट्रॉपी। व्हाट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? तो यहां पर एलोट्रॉप्स जो है वो कौन से? दैट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। वन इज द डायमंड, 3 टाइप्स ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। वन इज द डायमंड, सेकंड वन इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज द फुलरेंस। अब एलोट्रॉपी होती क्या है बेटे? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स। जहां पर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स इट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स which have different physical properties but identical chemical properties. That property is known as allotropy. And there are 3 allotropes of the carbon: diamond, graphite and fullerenes. अब diamond जो होता है बेटे क्या होता है इसमें? diamond जो है each carbon atom is covalently bonded to 4 other carbon atoms. ठीक है, इसमें एक carbon atom जो होता है that is to be bonded with 4 other carbon atoms in a tetrahedral arrangement. वो tetrahedral arrangement में जो होगा वो arrange होगा। For example ये structure है इसका। So this is the tetrahedral arrangement of the diamond. That means in diamond each carbon atom is covalently bonded to 4 other carbon atoms. 1, 2, 3, 4. So in diamond each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms in such a way that it is arranged in a tetrahedral arrangement. So such type of the arrangement is known as tetrahedral arrangement. इस तरह के arrangement को हम लोग क्या बोलेंगे? tetrahedral arrangement बोलेंगे। ठीक है बेटे। So this is the structure of the diamond. इसको देख सकते हैं बेटे। So this is the structure of the डायमंड। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है बेटे डायमंड की? कि डायमंड जो है इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस है। इट इज द ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। सेकेंड वन इज इट इज हार्डेस्ट। इट इज द हार्डेस्ट एंड इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, डायमंड इज एन इंसुलेटर। डायमंड इज एन इंसुलेटर बट इट इज अ गुड थर्मल कंडक्टर। और लास्ट जो है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, नियर अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सो वेरी हाई टेम्परेचर है, सॉरी वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड नियर अबाउट इट इज 3500 डिग्री सेल्सियस। और क्यों इसका इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है? ड्यू टू हाई या ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इट शुड बी वेरी हाई। सो और नियर अबाउट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज नियर अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस है। ड्यू टू किस वजह से बताया बेटे? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटे अब आपका प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक डायमंड। हाउ टू प्रिपेयर द सिंथेटिक डायमंड? सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक डायमंड
This is preparation of synthetic diamond. So diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to a very high pressure and temperature. इसके ऊपर हम very high pressure के ऊपर और high temperature के ऊपर हम डायमंड को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो इसके लिए दो टर्म्स एंड कंडीशन है कि हमें हाई टेम्परेचर को अप्लाई करना पड़ेगा और हाई प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा. ऑन द बिहाफ ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वी कैन इजिली सिंथेसाइज द डायमंड. एंड दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉलर देन द नेचुरल डायमंड्स. ये जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं दीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द नेचुरल डायमंड्स. So next is graphite. After the diamond, next is graphite. So graphite जो है इसमें कार्बन एटम जो होते हैं दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू द 3 कार्बन एटम्स. वहां पर 4 कार्बन एटम्स के साथ वो डायमंड में स्ट्रांगली बॉन्डेड थे. एंड आफ्टर दैट दे फॉर्म्स द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. Whereas in case of the graphite they are bonded to other 3 कार्बन एटम्स. ये अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड करेंगे बाय शेयरिंग ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, इन द सेम फेज एंड अरेंज्ड इन हेक्सागोनल रिंग्स. ये हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मेक ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है. तो इसमें जो हमारे किस वजह से हमारा ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो दे देते हैं. क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सबसे इंपॉर्टेंट या बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं टू मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो these are the this is the structure and the property जो है बेटे ये ओपेक है, डार्क ग्रे है. ग्रेफाइट जो है इट इज अ सॉफ्ट ग्रीसी टच है एंड मेक्स पेपर ग्रे एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अगेन अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड पॉइंट. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. और नियर अबाउट इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटे वो कितना है ग्रेफाइट का, नियर अबाउट वो है 3730 डिग्री सेल्सियस. तो इतना जो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है. नेक्स्ट है बेटे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन. दैट मीन्स देयर आर सम फैक्टर्स ऑन द बिहाफ ऑफ दैट द नेचर ऑफ द कार्बन इज वर्सटाइल. तो कार्बन हैज या कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट. वर्सटाइल मतलब कि एक के साथ अनेकों गुण जो है वो पाए जाना, तो वो एक वर्सटाइल है. तो कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है दैट इट हैज अ वर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज टू बी यूज्ड बाय many other living organisms. So this is the main important characteristic or feature of the carbon element. तो सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के लिए कि जिसकी वजह से हर कोई इसको यूज करता है दैट इट इज टू बी यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की है कि इट हैज कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है इसमें. दूसरा टेट्रावेलेंसी की नेचर है इसमें. और थर्ड जो है दैट इज इट हैज जो मेन प्रॉपर्टी आ रही है वो 2 प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी की. अब कैटिनेशन क्या है बेटे, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. उसके बाद वो लिंक करते हैं, दे लिंक टुगेदर एंड आफ्टर दैट दे फॉर्म द जो है वो ढेरों स्ट्रक्चर जो आगे बना देते हैं वो आइदर स्टेट चेन्स को बना देंगे, ब्रांचिंग चेन्स को बना देंगे. दैट इज ओनली डन विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन. वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही होता है क्योंकि इसमें एटम जो थे सेम एलिमेंट के वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और लिंक करने के बाद वो स्टेट चेन्स को भी बना सकते हैं, ब्रांचिंग चेन्स को भी बना सकते हैं. तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन. तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, इसके बाद सबसे बड़ा कैपेबिलिटी है कि इट फॉर्म्स द टेंडेंसी ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स एंड दीज बॉन्ड्स आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ये जो कैटेगरी है फॉल करती है मल्टीपल बॉन्ड्स में. और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो एक अलग क्राइटेरिया है. तो ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं बेटे दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड. दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड. अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. एक और स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें बेटे, सपोज करो H3C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. So there are 3 carbon atoms. So word root is prop. ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन.
अब एल्काइन जो होते हैं बेटे, दे आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. Hydrocarbons, the compounds of the carbon and the hydrogen are known as hydrocarbons. Hydrocarbons are further of two types: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons, they fall under the category of the multiple bonds, and here alkynes and alkenes, they fall under the category of multiple bonds. So here this is the example of the multiple bonds. And unsaturated hydrocarbon in which the two carbon atoms are bonded by a triple bond. इसमें दो carbon atoms होंगे, they are bonded with each other with the help of a triple bond. So this is the bonding of the atoms between the two atoms, that is by triple bond. अब uses क्या है इसके बेटे? एक तो जो ग्रेफाइट है, it is used as a lubricant. It is the most important property of the graphite that it is used as a lubricant for the machines that are used or to operate at a very high temperature. वहां पर ये use किया जाता है. And next it is used for making electrodes in the electric cells. Electrodes के लिए हम इसको use करते हैं बनाने के लिए, and these electrodes are specially used in the electrolytic cell. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटे इसकी, वो है इट इज यूज फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ द पेंसिल्स, पेन्स, उनके लिए इसका यूज होता है स्पेशली, और ब्लैक पेंट के लिए भी यूज होता है. नेक्स्ट है कार्बन जो है बेटे हमारा, नेक्स्ट बॉन्ड आता है सिंगल बॉन्ड का. सिंगल बॉन्ड दैट इज कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिंगल बॉन्ड. कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज अ सिंगल बॉन्ड. कॉमन एग्जांपल इसमें हमारा मीथेन का है. सपोज दिस इज मीथेन. तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी बेटे वो रहेगी सिंगल बॉन्ड की. And they are also called as alkenes. इसमें एक और एग्जांपल हम इथेन का भी ले सकते हैं. This is the example of ethane. This is the example of ethane. So these are also called as alkenes. हम इनको alkenes भी कहते हैं. They are also known as alkenes. They are also called as alkenes. उसके बाद अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें बेटे, तो जो डबल बॉन्ड्स होते हैं दैट मींस कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपका डबल बॉन्ड बनेगा बेटे. ठीक है. अब इसमें हम कॉमन एग्जांपल जो देते हैं, डबल बॉन्ड की बात करें बेटे हम, डबल बॉन्ड्स बेटे, डबल बॉन्ड में हमारी जो एग्जांपल आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी इथीन की. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डबल बॉन्ड. H2C डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इथीन. प्रोपीन की अगर लेते हैं हम तो CH3 this is the example of propene. So these are the common examples of the double bond. One is the ethene and the second one is the propene. उसके बाद बेटे हमारा आते हैं डायमंड ग्रेफाइट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा फुलरेंस. फुलरेंस जो है वो कंटेन करते हैं नियर अबाउट 60 कार्बन एटम्स को. फुलरेंस कंटेन्स नियर अबाउट 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर. तो फुलरेंस में नियर अबाउट 60 कार्बन एटम जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन करने के बाद वो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं, एंड दैट फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरेंस. सो इट्स फॉर्मूला इज कार्बन 60. इसका जो फॉर्मूला होता है बेटे वो होता है कार्बन 60 का, क्योंकि जो आपका फुलरेंस है ये कंटेन करते हैं नियर अबाउट 60 कार्बन एटम्स, एंड आफ्टर दैट दे लिंक टुगेदर विद ईच अदर, और लिंक करने के बाद दे फॉर्म अ फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. सो इट्स फॉर्मूला इज कार्बन 60. अब नेक्स्ट है बेटे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कार्बन कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. अगर स्ट्रक्चर के बिहाफ पर देखें तो हम कार्बन जो है या कार्बन कंपाउंड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर. कार्बन कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज. वन इज अ स्ट्रेट चेन, सेकंड वन इज अ ब्रांच चेन, एंड थर्ड वन इज क्लोज चेन. तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं. फर्स्ट जो है बेटे वो हमारा कौन सा है, यहां लिख लेते हैं स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन. सेकंड वन इज क्लोज चेन या ब्रांच चेन. सेकंड वन इज
branched chain, and third one is closed chain. So these are the three forms of the carbon compounds. थ्री कैटेगरीज आ गई हैं, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है और क्लोज्ड चेन है. स्ट्रेट चेन जो होती है बेटे, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये स्ट्रेट चेन है, जिसको हम स्ट्रेट में, और इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आगे से आगे जो वो जोड़ सकते हैं, तो वो कौन सी चेन होगी? स्ट्रेट चेन. अगर हम ब्रांच चेन करते हैं तो एटलीस्ट वन कार्बन ऑफ द चेन इज लिंक्ड टू थ्री अदर फोर कार्बन एटम्स. सो दिस इज द ब्रांच चेन. तो ये हमारी ब्रांच चेन रहेगी. अगर हम क्लोज चेन या रिंग चेन की बात करते हैं तो उसमें हम कैसे करेंगे? ये हमारी So this is the branch chain or the closed chain. अब on the basis of the type of the bond present between the carbon atoms, हाइड्रोकार्बन जो है वो फर्दर हमारे पास दो टाइप्स के हैं. वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन्स होते क्या? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आर फॉल अंडर टू कैटेगरीज. वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द सेकंड वन इज द अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में आपके जो हाइड्रोकार्बन्स आएंगे दोज कंटेन सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड को कंटेन करते हैं वो आपके कौन से हाइड्रोकार्बन्स होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जांपल एल्केन्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. whereas unsaturated hydrocarbons जो होंगे these fall under the category of the multiple bonds, either alkenes, alkynes and rings. These fall under the category of unsaturated hydrocarbons. अब उसके बाद है बेटे फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स. क्योंकि जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे वो भी इंपॉर्टेंट है. तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सम फंक्शनल ग्रुप. जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे वो जरूर होंगे. वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे तो वो हम देखते हैं. सबसे पहले आपके ये हेटेरो एटम्स आ गए बेटे. हेटेरो एटम्स में सबसे पहले हम ले रहे हैं हैलोजेंस. तो हैलोजेंस जो होंगे वो कौन कौन से होंगे आपके? हैलोजेंस में मेनली आते हैं आपके फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो. दीज आर द हेटेरो एटम्स सच एज हैलोजन एटम्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो. अब इसमें जो हमारा हेलो ग्रुप है बेटे वो क्या रहेगा? F के साथ फ्लोरो, Cl के साथ क्लोरो, Br के साथ ब्रोमो और I के साथ आइडो. अब इसमें जो हमारा X है इट इज द हैलोजन ग्रुप. अब इसमें जो फंक्शन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो. अब सेकंड आता है हमारा ऑक्सीजन एटम. दिस इज हेटेरो एटम, ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम में जो हमारा हेलोजन है, हेलो जो है वो है आपका अल्कोहल. अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है बेटे वो है OH. अल्कोहल का OH. एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है बेटे वो है CHO. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड. उसके बाद हम फिर ऑक्सीजन कीटोन्स की बात करें. कीटोन्स, कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है बेटे वो है C डबल बॉन्ड O. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH. दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. अमाइंस है बेटे आगे. अमाइंस का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है NH2. So these are the various functional groups and their functional formulas. Next is IUPAC name. Next is IUPAC name. International Union of Pure and Applied Chemistry. It is the full form of the IUPAC. International Union of Pure and Applied Chemistry. And according to the IUPAC system, जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए हमें तीन चीजें जो है वो याद रखनी होती है. वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स. दीज आर द थ्री मेन कैटेगरीज फॉर द
IUPAC ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कौन कौन से बेटे? वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी भी कार्बन एटम में नंबर ऑफ, किसी भी चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है, उस बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं वर्ड रूट को। अगर आपकी चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 है तो हमारा वर्ड रूट क्या होगा? मेथ। अगर 2 कार्बन है तो आपका वर्ड रूट होगा एथ। अगर 3 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो आपका वर्ड रूट रहेगा ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो आपका वर्ड रूट रहेगा पेंट। तो इस तरह से आप नियर अबाउट 10, 11, 12 कार्बन तक आप वर्ड रूट जो वो निकाल सकते हैं। उसके बाद बेटे हम देखते हैं सफिक्स। सफिक्स जो होता है वो हमारा किस तरह से बनता है कि जब हम फंक्शनल ग्रुप हमारे साथ कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो गया तो उसके साथ हम क्या करते हैं, फिर उसका नेमिंग जो होती है वो उसको हम डिसाइड करते हैं। तो ये बेटे आपकी क्या है? आपका वर्ड रूट है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, जिसमें हम IUPAC नेम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं। तो ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं बेटे, इनको आपने रूल्स को देख लेना है। उसके बाद हमारा जो मेन आता है कि कंबर्शन ऑफ कार्बन हम कैसे करते हैं। कंबर्शन ऑफ कार्बन कैसे करते हैं? कंबर्शन क्या है? अगर हम कार्बन दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इट एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म, इसको कंबाइन करते हैं इन द कंबर्शन फॉर्म, तो बेटे आपका जो रिजल्ट बनेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट और लाइट जो होंगे वो आपके प्रोडक्ट बनेंगे, हीट एंड लाइट। तो दिस इज द कंबर्शन। ये आपका कार्बन है, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, ये तो कंबर्शन ऑफ कार्बन हो गया। अगर हम सेकंड लेते हैं कंबर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ले ली है मीथेन की, दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इट आल्सो एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म। अगेन कंबर्शन करेंगे बेटे तो रिजल्ट वही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर गैस प्लस हीट एंड लाइट। So this is the combustion of hydrocarbon. Next is isomerism. What do you mean by the term isomerism? Isomerism होती क्या है? Isomerism. Compounds having the same molecular formula but different structural formula. ऐसे compound जिनका molecular formula तो same है but structural arrangement जो होगी वो differ होगी, that is known as isomers and the phenomenon is known as isomerism. So ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स और द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, दैट इज नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट बेटा आपका ये फॉर्मूला है, C4H10 है। C4H10 में नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? 2। अगर हमारा C3H12 है तो उसमें हमारे नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? 3। अगर हेक्सेन है हमारा तो उसमें हमारे नंबर ऑफ आइसोमर्स जो पॉसिबल आइसोमर्स रहेंगे बेटे वो 5। और अगर हमारा हेप्टेन है तो इसमें हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 9। ठीक है, C4H10 है जैसे 1 2 3 4 3 2 2 2, एक ही हो गया। So this is for example of C4H10। उसके बाद बेटे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें बर्निंग ऑफ LPG। बर्निंग ऑफ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, C4H10। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, C4H10 दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन प्लस 13/2 मॉलिक्यूल्स अगर हम ऑक्सीजन के लेते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा कंबर्शन के बाद? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट इज इन द गैसियस फॉर्म। ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, प्लस हीट एंड लाइट। 2 से 2 जो होगा वो कट जाएगा। इसी तरह से हम कंबर्शन ऑफ अल्कोहल भी कर सकते हैं। कंबर्शन ऑफ अल्कोहल भी सेम इसी तरह से होगा, उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या आ जाएगा? अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो इथेनॉल का ले सकते हो
या फिर मेथनॉल भी ले सकते हो, प्रोपेनॉल ले सकते हो, कोई भी आप एग्जांपल जो है इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एडिशन रिएक्शन? Reactions in which an unsaturated hydrocarbon means multiple bonds, maybe either alkynes or alkenes, when they react with the molecules like आपके हाइड्रोजन है, हेलोजन है, वाटर है, to form the saturated compound। उसके बाद वो क्या बनाते हैं? Saturated compounds बनाते हैं, and such type of the reactions are known as addition reactions। Example ले लेते हैं बेटे किसमें हम? Addition of hydrogen, addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon. So this is the example of ethene. This is the example of ethene plus hydrogen gas, hydrogen gas, nickel platinum, platinum near about 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हम यूज करेंगे, तो इट फॉर्म्स ब्रेकडाउन। ये डबल बॉन्ड होगा, इट इज टू बी ब्रेक डाउन, और ये ब्रेक डाउन करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा after that here there is the formation of ethane। so this is the addition reaction। डबल बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा एंड दिस डबल बॉन्ड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज द एडिशन रिएक्शन। अब उसके बाद बेटे इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन की? तो कार्बन जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स में सच एज आपके ग्राउंड नट्स है, कॉटन सीड ऑयल्स है, मस्टर्ड ऑयल्स है, इन सब में जो है वो क्या कंटेन होता है? इट कंटेन्स डबल बॉन्ड्स। वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गए, ग्राउंड नट ऑयल हो गए, इन सभी में जो आपका यूज होता है इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर्स। दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द अल्केन। नेक्स्ट इज जो एनिमल फैट्स होते हैं इसमें भी सैचुरेटेड कार्बन चेन होती हैं। जो आपके एनिमल फैट्स होते हैं दे कंटेन सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? The reaction in which one or more hydrogen atoms, ऐसे reactions जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं बेटे हाइड्रोकार्बन्स के, दे आर रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स और ग्रुप्स। अदर एटम्स या ग्रुप्स के साथ उनको क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है बेटे सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। एथेनॉल सबसे इंपॉर्टेंट पहला कार्बन कंपाउंड जो एथेनॉल है। तो प्योर एथेनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है, लिक्विड है, हैविंग प्लीजेंट स्मेल है और इसका बर्निंग टेस्ट होता है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द एथेनॉल। सेकंड जो है इट इज वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है, ये वोलाटाइल लिक्विड है और एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एथेनॉल जो है इट इज मिसिबल विद वाटर। इजिली वाटर में मिसिबल हो जाता है एथेनॉल जो होता है इन ऑल द प्रोपोर्शंस, जैसे मर्जी प्रोपोर्शंस हो उनमें एथेनॉल जो है इट इज इजिली मिसिबल विद वाटर। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स सच एज एथेनॉल। ये एथेनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इथेनॉल। क्या क्या कहां इथेनॉल यूज होता है? तो इथेनॉल जो बेटे पेंट्स में यूज होता है, वार्निशेस में यूज होता है, डाइज में है, कॉस्मेटिक्स में है, परफ्यूम्स में है, हर जगह यहां पर इथेनॉल जो होता है वो यूज होता है। एथेनॉल जो है इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द कफ सिरप्स। कफ सिरप्स में भी ये यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कफ सिरप्स, ठीक है, डाइजेस्टिव सिरप्स में भी यूज किया जाता है एथेनॉल को। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ एथेनॉल और वाटर। अगर हम मिक्सचर लेते हैं एथेनॉल और वाटर का, दैट इज C2H5OH प्लस वाटर, अगर हम इसका मिक्सचर लेते हैं तो इसका मिक्सचर जो होगा हैज लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन वाटर। तो इसका जो मिक्सचर बनेगा इट हैज लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन द वाटर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द और यूजेस ऑफ द एथेनॉल। नेक्स्ट जो है बेटे आपका वो है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड? ओइक एसिड वो है आपका CH3COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। तो ये कॉमनली इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज द एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटे हम इसको? एसिटिक एसिड। इट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड एंड इट बिलोंग्स टू द ग्रुप। कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है बेटे? इट बिलोंग्स टू द ग्रुप्स ऑफ द एसिड्स। एसिड्स के ग्रुप को बिलोंग करता है एंड दैट ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसका जो फॉर्मूला है वो है बेटे CH3COOH. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एथेनोइक एसिड. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एथेनोइक जो है इट इज कलरलेस. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एथेनोइक एसिड इज कलरलेस है, कोई कलर नहीं है इसका, ठीक है. एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटे, एथेनोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज नियर अबाउट 391 केल्विन. 391 Kelvin. So this is the boiling point is 391 Kelvin है और it is miscible with water. It is again miscible with water. Miscible with water. In all the proportions, जो भी proportions होंगे उनमें easily ये क्या कर जाता है, mix कर जाता है. It is easily miscible with water. एथेनोइक एसिड की एक और इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज इजीली मिक्सिबल विद वाटर. मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्योर एथेनोइक एसिड का, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर एथेनोइक एसिड इज नियर अबाउट 290 केल्विन. दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड. कितना है बेटे, 290 केल्विन. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. उसके बाद आता है बेटे कि एथेनोइक एसिड जो है इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. एथेनोइक एसिड जो है इट इज प्योरली एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. तो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एथेनोइक एसिड की जो प्रॉपर्टी है. सपोज करो अगर हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, सो इट डिस्प्लेसेस एंड इन दिस प्लेस नो ओनली हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस, CH3COONA प्लस वाटर इज रिलीज. यूजेस क्या है बेटे, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज. डाइज की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है जो आपका एथेनोइक एसिड है. प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और रियोन्स को बनाने के लिए भी एथेनोइक एसिड का यूज होता है. उसके बाद ये है कि इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर. विनेगर को बनाने के लिए भी जो यूज होता है दैट इज ओनली यूज्ड ऑफ द विनेगर. विनेगर, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर. और मेन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स. फ्लेवरिंग एजेंट्स और परफ्यूम्स को बनाने के लिए भी जो यूज होता है बेटे वो किस चीज का होता है, वो होता है एथेनोइक एसिड का. नेक्स्ट है सोप्स. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोप्स? सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सोप्स क्या होते हैं? सोप जो है बेटे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ द फैटी एसिड्स है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं सच एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स के. तो ये सोप्स जो हैं दीज आर द सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम of long chain of fatty acids such as carboxylic acids and the process of formation. अब अगर हम इसमें ऑयल या फैट, ऑयल और फैट, ऑयल और फैट प्लस अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑयल और फैट और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करें तो बेटे द रिजल्ट वी विल गेट दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द soap. So how the soap is to be formed? When oil or fat plus sodium hydroxide is to be mixed with each other, after that there is the formation of the soap. तो यहाँ पर soap की formation हो सकती है. So the process of formation of soap by the hydrolysis of fats or oils, ठीक है, with sodium hydroxide or alkalis. So that process is known as saponification reaction. Saponification reaction. Saponification reaction. तो ये बेटे दिस इज ऑल अबाउट द सोप्स एंड लास्ट इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिंथेटिक डिटर्जेंट्स? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. Synthetic detergents, they are more efficient than soaps. These are more efficient. ये more efficient हैं as compared to the soaps. More efficient than the soaps. They are usually used to make shampoos and products.
जो आपके डिटर्जेंट्स हैं, दे आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड products for cleaning the clothes. So this is the difference between the soaps and the detergents. तो इसके लिए बच्चे, this is all about the short revision for the chapter that is carbon and its compound, and this chapter is for class 10. और इसी से रिलेटेड अगर बेटे अगर आप मैप देखना चाहते हैं, इसका माइंड मैप देखना चाहते हैं, तो आप इस माइंड मैप को जो है उसको देख सकते हैं कि दिस इज द माइंड मैप ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. तो ये शॉर्ट ट्रिक में भी ठीक है. कार्बन कंपाउंड्स अभी मैंने बोल दिए थे कि कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट दैट इट इज टू बी यूज्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट हैज मेनी यूजेस. और इसमें दो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है बेटे वो है कैटिनेशन और सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है. दैट्स वाई ठीक है इसको एक वर्सटाइल एलिमेंट के फॉर्म में जो वो यूज किया जाता है. कैटिनेशन जो है दैट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन of the atoms of the same element when they link together by a single covalent bond. After that they forms either straight chains, branching chain and cyclic or ring chain, जो भी वो उनको बनाते हैं. And जो आपकी tetravalency है, carbon shows the property of the tetravalency because it has 4 valence electrons in its valence shell. That's why it shows the property of the tetravalency. तो ये बेटे आपका इसका माइंड मैप है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, आइसोमेरिज्म जो है तो कंपाउंड्स which possesses the same molecular formula but they have different structural formula. This is known as isomers and the phenomenon is known as isomerism. और उसके बाद अगर हम सपोनिफिकेशन में देखें तो बेटे व्हेन एन एस्टर इज टू बी कंबाइंड विद अ बेस, जब हमारा कोई एस्टर जो है इट इज टू बी कंबाइंड विद अ बेस, आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल एंड द सोप. सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन. अगर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात करें तो व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड, सपोज करो आपका कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है, when it is to be added or it is to be joined with the alcohol, अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं और वो रिएक्ट करता है हमारा अल्कोहल के साथ, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड कैटलिस्ट, आफ्टर दैट इट फॉर्म्स अ फ्रूटी स्मेल. ठीक है, वो फ्रूटी स्मेल को प्रोड्यूस करेगा एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास कार्बन की? देयर आर मेनली 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन. ठीक है, कौन कौन सी है? कैटिनेशन है, उसके बाद आपकी टेट्रावेलेंसी है एंड द आपकी फुलरेंस है. ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन. उसके बाद अगर हम देखें बेटे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कार्बन की, तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है. टाइप्स कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? तो मेनली हमारे पास 2 तरह के जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. एक है एसाइक्लिक और ओपन चेन और दूसरे हैं साइक्लिक चेन. ठीक है, तो अब एसाइक्लिक में आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, उसमें वेरियस टाइप्स के आपके कंपाउंड्स दिए गए हैं. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, डेकेन, तो ये सब इसमें आते हैं आपके. उसके बाद साइक्लिक जो है इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होगी बेटे, तो इसको ये देख सकते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से थे? हाइड्रोकार्बन्स क्या है पहले? द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. There are further 2 types of the hydrocarbons. One is the saturated hydrocarbon and second one is the unsaturated. Saturated hydrocarbons कौन से होंगे? Those which contain single bond. And alkanes fall under the category of saturated hydrocarbons. Whereas unsaturated carbons, they fall under the category of multiple bonds. Either alkenes and alkynes, they fall under the category of unsaturated hydrocarbons. तो इसमें से बेटे आपका ये माइंड मैप है, इसको भी देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट रिवीजन फॉर द चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. नेक्स्ट हम एक नए लेक्चर के साथ शॉर्ट रिवीजन जो है वो हम दोबारा लेकर आएंगे. तो तब तक आप फाइनल एग्जाम्स की बेटे इस तरह से आप फास्ट रिवीजन जो है वो फटाफट से करें. सो थैंक यू.